हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। पिछले वीडियो में मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ाया था, तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया, वो बोला कि मेरा देखिए ना डॉक्टर साहब, एकाएक मेरे को वेट गेन होने लगा है, भूख नहीं लगता है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, मेरे बाल भी ड्राई हो रहे हैं, स्किन भी ड्राई रहता है, फेस जो है पफी है, हार्ट रेट जो हो रहे हैं वो स्लो हो रहे हैं, ठीक है, ब्रिटल नेल है, कोल्ड तो इंटॉलरेंस है। तो आप क्या समझिएगा, तो वो जो पेशेंट है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होया हुआ है। वहीं उसके अपोजिट कोई पेशेंट आए कहे कि हेयर लॉस हो रहा है, आई बाहर निकला हुआ है, एक्जोथैल्मोस जो कहते हैं, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, वेट लॉस हो रहा है, जो में वो एक्सरसाइज भी नहीं करता फिर भी सॉफ्ट नेल है, हीट इंटॉलरेंस है। तो ये किसके होंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म का। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन कौन से आते हैं बीमारी, जो उसमें पढ़ना होगा। तो इसमें मेनली जो मोस्ट कॉमन आता है वो है हैशिमोटोज डिजीज, जिसको क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस भी कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड क्या होता है, अंदर एक्टिव हो जाता है, और यही अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एडवांस हो जाए तो उसको मैक्सिडीमा कहते हैं। उसके बाद हाइपर में कौन कौन से डिजीज पढ़ने हैं, तो ग्रेव डिजीज जो मेनली ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, वेस्टो डिजीज, पेरी डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्लम्बर डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, थायरोइडाइटिस, टॉक्सिक एडिनोमा। डरिए मत, ये सब हम अलग से बनाएंगे। सिर्फ ये बता देती हूँ कि ताकि आपको बाद में ये याद रखे कि किस में हाइपर होता है और किस में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो चलिए थोड़ा हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है, मेनली थायराइड सही से वर्क नहीं करता, जिसके कारण हार्मोन पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं होते हैं और जिसके कारण हार्मोन कम हो जाते हैं। तो मेनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी में थायराइड ग्लैंड के कारण हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं, और सेकेंडरी में थायराइड ग्लैंड के अलावा तो और क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्राइमरी में T4 कम रहेगा, T3 कम रहेगा, लेकिन TSH ज़्यादा रहेगा। सेकेंडरी में क्या होगा, तीनों कम रहेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी में TSH ज़्यादा क्यों है। तो देखिए, जो हमारा TSH है ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, T3 T4 प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के कारण। तो प्राइमरी में प्रॉब्लम कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में है, THS में तो नहीं है। तो क्या होगा, निगेटिव फीडबैक आएगा, जैसे कि T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि T3 T4 कम हो गया है। तो ब्रेन क्या करेगा, मतलब ब्रेन हाइपोथैलेमस ज़्यादा इसको सेक्रिएट करेगा ताकि थायराइड ग्लैंड क्या हो, एक्टिव हो, T3 T4 प्रोड्यूस करे। इसी कारण इसका ज़्यादा हो जाता है और ये कम हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रिएट करता है तो वही डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये डिस्टर्ब हो गया तो ये भी डिस्टर्ब हो गया, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कॉजेज कौन सा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, ग्लोबली इंडेमिक गोइटर। ठीक है, इंडेमिक क्रिटिनिज्म, इंडेमिक क्रिटिनिज्म बेबी में होता है, मतलब कि बेबी को हाइपोथायरॉयडिज्म है बर्थ से। ठीक है, फूड कौन सा फूड होता है जिसमें गोइटर होता है, कैबेज, टर्निप। ठीक है, तो जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको ये सब खाना चाहिए। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से हैं, तो वो है एमीडेरियोन। ये ड्रग नहीं लेना चाहिए, इसके कारण क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें पिट्यूटरी इन्वॉल्व होता है। इसके कॉजेज कौन से हैं, तो सीहान सिंड्रोम है। ठीक है, ये पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण होता है। ठीक है, लेटरल टू द पिट्यूटरी इन्फ्रैक्शन। नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज अगर पता करें तो इसमें है साइमन डिजीज। ठीक है, कौन सा, साइमन डिजीज,
याद रखिएगा, बाद में इसका सारा एक एक एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑकर होता है ड्यू टू एवीएम रप्चर के कारण, हाइपरटेंशन के कारण, ट्रॉमा के कारण, सिकल सेल एनीमिया के कारण, क्रैनियल रेडिएशन और सार्कोइडोसिस के कारण भी सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म देखने को मिला है। एम्प्टी सेला सिंड्रोम, CHF लीक सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स क्या था? कोल्ड इंटॉलरेंस है, मैक्सिडिमा देखने को मिलेगा। मैक्सिडिमा में क्या होता है? स्काल्प इन्वॉल्व होता है जिसके कारण हेयर फॉल, फेस इन्वॉल्व होता है, पफी फेस, वोकल कोड इन्वॉल्व होता है, हॉर्सनेस वॉइस, बॉडी इन्वॉल्व होता है तो थिक कोर्स स्किन हो जाएगा, गट इन्वॉल्व होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, इनफर्टिलिटी और मेनोरिया देखने को मिलेगा, हेडेक और ग्लैक्टोहोरिया देखने को मिलेगा। अब ग्लैक्टोहोरिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके कारण ये प्रोड्यूस करता है THS और प्रोलैक्टिन। इंडेमिक ग्वाइटर पेशेंट पे T3 T4 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा और ये फीडबैक मैकेनिज्म करेगा, TRH इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो THS और प्रोलैक्टिन है दोनों बढ़ जाएंगे और जिसके कारण ग्लैक्टोहोरिया देखने को मिलेगा। और ये जो ग्लैक्टोहोरिया है ये कभी भी सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें तो पिट्यूटरी डैमेज हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है? सियान सिंड्रोम, जिसके कारण लैक्टेशन फेल्योर होता है। और क्या क्या देखने को मिलते हैं? ब्रैडिकार्डिया, पेल येलो स्किन क्यों होता है? बीटा कैरोटिनेमा के कारण, ठीक है। इसमें स्क्लेरा नॉर्मल रहता है। हाइपरटेंशन, वो भी आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। कोर्स और ड्राई स्किन देखने को मिलते हैं। अगर कोई पूछे ना मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा है, तो वो होता है हमारा ये हैंग अप एंकल जर्क। क्या? हैंग अप ये एंकल जर्क। इसमें क्या होता है? मैक्सिडिमा के कारण जो एसिडी टेंडन है उसमें रिलैक्सेशन डिले हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा माइल में क्या हैंग अप रिफ्लेक्स किस में देखने को मिलता है? तो कोरिया में, और पेंडुलर नी जर्क सेरिब्रल डैमेज में देखा जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेनली लीवोथायरॉक्सिन देंगे। कौन सा? लीवोथायरॉक्सिन देंगे, ठीक है। अगर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो प्राइमरी में हम एंटी TPO देखेंगे, एंटी TPO एंटीबॉडी, और सेकेंडरी में MRI करवाएंगे हेड का। अगर हाइपोथायरायडिज्म का कॉम्प्लिकेशंस देखना हो तो इसमें मैक्सिडिमा कोमा देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा दिन तक रहा तो, और भी सब बहुत चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो वो पहले ही सारे वीडियो में कर दिए हैं डिस्कस। अब आते हैं हाइपोथायरायडिज्म में। हाइपोथायरायडिज्म पढ़ाने से पहले थोड़ा थायराइड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। थायराइड का नॉर्मल वेट कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। स्टोरेज साइट ऑफ आयोडीन कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड 90% जो बॉडी में आयोडीन होता है वो थायराइड में स्टोर होता है। नॉर्मल डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट कितना होता है? 100 से 150 माइक्रोग्राम पर डे। वेट ऑफ थायराइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोडीन इनटेक का, ठीक है। फादर ऑफ थायराइड सर्जरी कौन है? थियोडोर कोचर, ठीक है। इस्टमस जो होता है मेनली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल लिंक पे होता है, ठीक है। इसमें कुछ इफ़ेक्ट और सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म, आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरायडिज्म में कौन सा इफेक्ट होता है? तो उसमें वोल्फ, क्याई, कॉफ इफेक्ट होता है। आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरायडिज्म में कौन सा इफेक्ट होता है? तो जोड, बेस, दो इफेक्ट होता है। कंजेनाइटल सेंसियो-न्यूरल हियरिंग लॉस प्लस ग्वाइटर किस में देखा गया है? तो पेन थ्रेड सिंड्रोम में, ठीक है। ये मेनली जीन कौन सा कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 7Q पे होता है, ठीक है। अगला है इन ऑर्गन रेजिस्टेंस टू T4 कौन सा सिंड्रोम में देखा गया है? तो रेफी टॉफ सिंड्रोम में देखा गया है, ठीक है। हाइपरथायरायडिज्म, इसमें मेनली जो थायराइड ग्लैंड है ना
वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन T3 T4 का सिंथेसिस ज़्यादा करने लगता है, जिसके कारण जो बेसल मेटाबॉलिक रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। ये मेनली फीमेल में देखने को मिलता है, और कितने एज के बीच में, तो 20 से 40 ईयर ओल्ड के बीच में। इसका अगर इटियोलॉजी बोले तो थायराइड ट्यूमर, हाइपरपिथ्रेटिज्म, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। ये टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर जो होता है उसको ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन होता है। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है ये एक्ट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर, और वो क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड फॉलिकल को ये एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। अब इसके कारण क्या हो जाता है, T3 T4 का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फॉलिकुलर सेल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, मेनली टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर या ग्रेव डिजीज देखने को मिलता है। तो इसमें सिम्टम क्या क्या होंगे, हीट इंटॉलरेंस, उसके बाद उसका जो स्किन होगा मॉइस्ट होगा, हेयर थिन होंगे, उसके बाद वह हाइपर एक्टिव होंगे, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट ज़्यादा होगा, मतलब कि डायरिया होगा, वेट लॉस देखने को मिलेंगे। उसके बाद कि टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया बढ़ने के कारण कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन होंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, उनमें फाइन ट्रीमल दिखेगा, ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए TFT, जिसमें T4 T3 ज़्यादा होंगे, TRS स्टिमुलेशन टेस्ट होगा, और रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सरे, CT स्कैन, MRI भी किया जाता है। ड्रग में हम क्या देते हैं, प्रोपाइल थियोयूरासिल देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, प्रोफियो थियोयूरासिल या फिर मेथिमाजोल या कार्मिमाजोल देते हैं। जो प्रोफाइल थियोयूरासिस है, प्रोपाइल थियोयूरासिस ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपरथायराइडिज्म का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, जिनमें प्रोपाइल थियोयूरासिल टॉलरेट नहीं होता उनमें हम मेथिमाजोल देते हैं, ठीक है। ये जो एंटी थायराइड ड्रग है ये मेन थेरेपी होता है मैटरनल हाइपरथायराइडिज्म का। दोनों जो मेथिमाजोल और प्रोपाइल थियोयूरासिस है वो दोनों यूज कर देते हैं, लेकिन जो PTU है वो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, और MMI फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन ये मोस्ट कॉमनली ये रिकमेंडेड होता है परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में मेनली T3 T4 होते हैं। T3 ज़्यादा एक्टिव होता है और T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो ये BMR को बढ़ाता है, प्रॉपर ब्राउन ग्रोथ करता है, बीटा एड्रीजेनिक रिसेप्टर को बढ़ाता है। THS क्या होता है, हाइपो में ज़्यादा होते हैं, हाइपर में कम होता है, मतलब THS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सब क्लिनिकल में THS बढ़ा होता है और बढ़ा या घटा होता है, लेकिन T3 T4 नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जो फ्री फॉर्म होता है उसमें सिम्टम आते हैं। जो बॉन्डेड होता है तो बॉन्डेड फॉर्म मतलब कि TVG से वो बॉन्ड करता है। तो ये क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे जब OCP प्रेगनेंसी और HRT लेंगे, और डिक्रीज होंगे जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एनाबॉलिक स्टेरॉयड होगा। उसके बाद आयोडीन इनटेक मेनली क्या करता है, तो इंक्रीज कर देता है। अगर सिंथेसिस कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा तो उसमें हम हॉट नोड्यूल्स देखते हैं, जैसे कि ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। और अगर ये सिंथेटिक एक्टिविटी कम हो गया तो कोल्ड नोड्यूल्स देखेंगे, जैसे कि थायरोडाइटिस, एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन और मेलिग्नेंसी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है। पहले इसका डिफरेंस समझ लेंगे, उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस स्टार्ट करेंगे। अगर थायराइड जो हमारा है उसका फंक्शन ज़्यादा हो जाए तब उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे,
ठीक है। अब अगर ये थायरोटॉक्सिकोसिस को हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, टॉक्सिक नोड्यूल्स और अदर कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में ग्रेव डिजीज, डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में प्लम्बर डिजीज, टॉक्सिक नोड्यूल्स और अदर डिजीज आते हैं। तो अब ये समझेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, एक इसके जो कॉज हैं वो ग्रेव डिजीज, ठीक है, ये प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। उसके बाद सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा के कारण भी हो सकता है, थायराइडाइटिस के कारण भी हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिया के कारण भी हो सकता है, जोद बेस्डो थायरोटॉक्सिकोसिस आयोडीन इंड्यूस्ड के कारण भी हो सकता है, ऑटो इम्यून थायरोडाइटाइसिस के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, उसके बाद अस्ट्रोमा ओवेरी के कारण भी हो सकता है, अदरक जैसे कि एमियोडेरियोन ये सब के कारण भी हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर हम बोले कि थायरोटॉक्सिकोसिस का क्या कॉज है, तो पहला जो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है उसके कारण थायरोटॉक्सिक होगा, जैसे कि ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर, टॉक्सिक एडिनोमा, फंक्शनिंग थायराइड कार्सिनोमा, उसके बाद एक्टिवेशन म्यूटेशन ऑफ THS रिसेप्टर, एक्टिवेटिंग म्यूटाजेन, और उसके बाद स्ट्रोमा ओवेरी ड्रग जैसे कि आयोडीन जो एक्सेस करता है जिसको जोद बेस्डो फिनोमिना कहते हैं। अब देखते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस जो बिना हाइपरथायराइडिज्म के होता है, तभी तो ये दोनों डिफरेंस होगा ना। तो सब एक्यूट थायरोडाइटिस, साइलेंट थायरोडाइटिस के बारे में भी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। अदर कॉज ऑफ थायराइड डिस्ट्रक्शन जैसे कि एमियोडेरियोन, रेडिएशन, इन्फ्रैक्शन ऑफ एडिनोमा, इंजेक्शन ऑफ एक्सेस थायराइड हार्मोन, उसके बाद सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के कारण भी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि जिसमें हमारा थायराइड कारण नहीं होता है, ये थायराइड हार्मोन के बढ़ने का, THS सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर और गेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सब कॉजेज हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके साइन और सिम्टम आएंगे। तो जो पेशेंट मेनली थायरोटॉक्सिकोसिस के होंगे उनमें सिम्टम में वो बहुत एक्टिव होंगे, हाइपर एक्टिव, चिड़चिड़े होंगे, डिस्फोरिया होगा उनमें, हीट टॉलरेंस और ज़्यादा स्वेटिंग आएगा, पल्पिटेशन होगा, फैटिग और वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होंगे, पोलीयूरिया बाथरूम बहुत ज़्यादा होगा, मेंस कम हो जाएंगे, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगा। साइन में क्या दिखेगा, टैकीकार्डिया, ट्रीमर, ग्वाइटर, वार्म और मॉइस्ट स्किन, मसल वीकनेस, लीड रिट्रैक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ये सब सिम्टम दिखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आई साइन, थायराइड हार्मोन में आई साइन कौन सा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो साइन होता है उसको कहते हैं DALRYMPLE, डेरी मेपल साइन। इसमें जो रिम ऑफ स्क्लेरा है ना वो सीन होगा और एरोन द कॉर्निया, मतलब आप देखते होंगे जो हमारा आई होता है मेनली, ये हमारा पलक है, इस तरह से आधा जो गोल होता है वो पलक के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन है उनका आई इस तरह से रहेगा, कॉर्निया भी सीन होंगे, किसमें, डेरिएम्पल साइन में। ठीक है। और ये कब होगा, जब पर्सन सामने देखेगा तब। दूसरा जो है उसको कहते हैं रोजनबैक साइन, कौन सा, ROSENBACS, रोजनबैक साइन। इसमें फाइन ट्रिमल देखेंगे जब अपर आईलिड में, जब क्या होगा, स्लाइटली क्लोज करेगा आई को, जब आई को स्लाइटली क्लोज करेंगे तो फाइन ट्रिमल दिखेगा अपर आईलिड में। तीसरा जो साइन है उसको कहते हैं जोफ्रॉय साइन। इसमें क्या होंगे, तो फॉरहेड में
जो रिंकल्स होते हैं वो उसकी कमी हो जाएगी जब पेशेंट ऊपर की ओर देखेगा। देखिए आप ऊपर की ओर देखिए तो आपके फॉरहेड में क्या हो गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद का जो साइन है उसको कहते हैं मोइबियस साइन। इसमें क्या होगा, तो कन्वर्जेंस, मतलब जब वो एक दूसरे के पास देखेगा, नियर का ऑब्जेक्ट देखेगा ना, तो उसमें जो कन्वर्जेंस होते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो साइन है उसको कहते हैं बोन ग्राफी साइन, जिसको लीड लैग साइन भी कहते हैं। इसमें अपर आईलिड जो है वो लैग हो जाएंगे जब हम नीचे की ओर देखेंगे बिना हेड मूवमेंट के, तो ठीक है। उसके बाद है स्टेलवैग साइन, क्या स्टेलवैग साइन। इसमें स्टेयरिंग लुक विथ इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, मतलब कि बिना पलक एक होता है ना कि पलक नीचे गिर जाता है, उसको बिना किए हुए वो स्ट्रेट किसी को देख सकता है, जैसे कोई को गुस्से में देख रहा है उस टाइप का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस सारे कॉजेज को एक्सप्लेन करके। सबसे पहला जो कॉज है ना वो है सर्कुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटर। इसमें कौन कौन सा आता है, ग्रेव डिजीज, नियोनेटल ग्रेव डिजीज, थायरोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा। ग्रेव डिजीज में कौन सा आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, इसका पैथोफिजियोलॉजी फीचर्स है और ये कॉमन है। जो नियोनेटल ग्रेव डिजीज है ये रेयर केस में देखने को मिलता है, ये भी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जो तीसरा है उसको कहते हैं थायरोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर। इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा इसका पैथोफिजियोलॉजी है और ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर कोई पूछेगा सर्कुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटर में मोस्ट कॉमन कौन सा है तो वो हो जाएगा ग्रेव डिजीज, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा भी रेयर है। ये ह्यूमन कोरियोगोनेडोट्रोपिन सेक्रिएशन स्टिमुलेटिंग के कारण होता है। थायराइडल ऑटोनोमी, इसमें क्या होता है, थायराइड अपने आप को ही प्रॉब्लम, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, इसमें टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर जो एक्टिवेट करता है म्यूटेशन ऑफ थायरोट्रोपिन रिसेप्टर या जी प्रोटीन को, ये भी कॉमन है। टॉक्सिक सोलिटरी एडिनोमा ये भी कॉमन है, ये एक्टिवेशन ऑफ थायरोट्रोपिन रिसेप्टर या जी प्रोटीन के कारण होता है। कोजेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म, ये एक्टिवेशन सिर्फ थायरोट्रोपिन रिसेप्टर के कारण होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये इसके कॉज अननोन है, लेकिन एक्सेस आयोडीन के कारण होता है, जो मेनली अनकॉमन होते हैं यूनाइटेड स्टेट में। डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकल थायरोडाइटिस, थायराइड फॉलिकल के डिस्ट्रक्शन को हम थायरोडाइटिस कहते हैं, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म का एक कारण बन सकता है। इसमें सब एक्यूट पेनफुल थायरोडाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है और ये अनकॉमन है। पेनलेस स्पोरोडिक थायरोडाइटिस जो ऑटो इम्यून है, ये कॉमन है। अमियोडेरियन इंड्यूस्ड थायरोडाइटिस डायरेक्ट टॉक्सिक ड्रग इफेक्ट के कारण होता है, ये भी अनकॉमन है। एक्यूट इन्फेक्शियस थायरोडाइटिस, ये थायराइड इन्फेक्शन के कारण होता है और ये भी अनकॉमन है। एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन, इसमें येट्रोजेनिक ओवर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है, ये कॉमन है। फैक्सियस एक्सेस इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है, ये रेयर है। हैमबर्गर थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड ग्लैंड इंड्यूस्ड ग्राउंड बीफ के कारण होता है, ये प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है, मतलब एक थोड़ा कम रेयर है। इक्टोपिक थायराइड टिश्यू स्ट्रोमा ओवेरियन तेराटोमा के कारण होता है, जिसमें मेनली थायराइड टिश्यू होते हैं, ये भी रेयर है। मेटास्टैटिक फोलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, ये लार्ज ट्यूमर है मेनली, ये भी रेयर है। पिट्यूटरी रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन, म्यूटेटेड थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा के कारण होता है, ये भी रेयर है। अब जो इसमें से कॉमन है ना उसको एक एक करके अलग से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, ग्रेव डिजीज।